हम लोग प्रोडक्ट मेथड ही पढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन अब जो प्रोडक्ट मेथड है उसका अभी हम लोग एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं। पहले वाले वर्जन को मैंने लाइट वर्जन बोला था, ठीक है, लेकिन अब वाले को मैं थोड़ा सा एडवांस बोलूँगा, क्योंकि अब कुछ कंटेंट्स को हम लोग और इसमें ऐड करने वाले हैं। तो पहले हमने बेसिकली बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट में ये पढ़ा था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। इतनी सी चीज़ हमने पढ़ी थी। अब इसमें कुछ हम लोग ऐड करेंगे बेटा, कि इसमें ऐड क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा इससे वाइडर होता है। अब ये क्या है वाइडर, क्या इसमें लिखना पड़ेगा हमें, क्या बताना है, वो आप ध्यान से समझो। देखो बेटा, अगर मैं बेसिकली आपसे सिंपल स्ट्रेट एक दो बातें करूं, कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी आप मान सकते हैं, कोई भी नाम ले लीजिए, कंपनी का फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी मान लीजिए कि XYZ कोई कंपनी है। उस कंपनी ने बेटा 5000 यूनिट्स बनाई, और हो सकता है कि एक यूनिट 10 रुपीज़ की हो। लेकिन क्या ज़रूरी है बेटा कि ये सारी चीज़ें ये खुद जो है सेल कर दे सारी की सारी चीज़ें? ज़रूरी नहीं है। देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए जो ये चीज़ ऊपर बनी है बेटा, ये चेयर्स हैं, चेयर्स बनी है ये। मान लीजिए चेयर मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी है, चेयर्स बनाई हैं उसने, और 5000 यूनिट चेयर बनाई हैं। अब इन चेयर्स में से बेटा 10 जो चेयर हैं, ये जो प्रोड्यूसर है वो अपने घर ले आया, उसको घर में भी यूज़ करनी थी। और बाकी की जो हैं, आप इसको 5000 की बजाय 500 मान लीजिए, बाकी 490 जो चेयर्स हैं बेटा वो सेल कर दी। मतलब बनाई थी 500, जिसमें से 10 चेयर्स प्रोड्यूसर ने खुद यूज़ कर ली, और खुद यूज़ कर ली तो फिर उसको बोलूँगा मैं सेल्फ कंजम्पशन। और क्योंकि ये प्रोडक्शन भी हुआ था तो मैं बोल दूंगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कि उसने प्रोडक्शन किया सेल्फ कंजम्पशन के लिए। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझो। XYZ एक कंपनी है जो चेयर बनाती है, और उसने 500 यूनिट्स बनाई है चेयर की। और सपोज़ मैंने यहाँ 10 प्राइस लिखा था, आप 10 को चेंज करके, और आप कुछ भी कर सकते हैं, सपोज़ 1000 कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा उससे। हमें तो बस समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो मान लीजिए इतना उसका प्राइस है, तो इनमें से 490 यूनिट्स मतलब 490 चेयर उसने मार्केट में सेल कर दी। बाकी की जो 10 चेयर्स हैं वो अपने घर ले गया, वो उसके घर में भी शॉर्टेज थी और उसने उसको यूज़ कर लिया। तो उसको मैंने बोल दिया प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब उसने प्रोडक्शन तो किया चेयर्स का, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन की। अब सिंपल स्ट्रेट सी चीज़ ये है बेटा, जब हम इस मेथड को ऊपर पढ़ रहे हैं तो ऊपर मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, बनाई कितनी। तो बनाई कितनी मतलब बनाई तो पूरी 500 है, क्योंकि जब किसी वर्कर को वेजेस दिया गया है, जब लेबर हायर किया गया होगा, तो वेजेस जो दी है वो वेजेस हमने 500 चेयर्स के लिए दी है ना कि 490 के लिए। ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई बाकी की जो 10 है उसके लिए तो वेजेस ही नहीं दी होगी। अगर हमने रेंट पे किया है तो रेंट भी हमने पूरे 500 के लिए पे किया है, ना कि 490 के लिए। मतलब जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है बेटा वो पूरी 500 चेयर्स के लिए हुई है, ना कि 490 की। इसका मतलब इस सेल के साथ साथ हमें ये भी काउंट करना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
और वो कंपनी के जो ऑनर हैं वो अपने लिए 2-3 कार यूज़ कर लेते हैं कंपनी में से, तो वो भी तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है ना बेटा। लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिली है। तो ये चीज़ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी नेशनल इनकम यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होती है। तो मतलब एक नई चीज़ इस फॉर्मूले में यहाँ पे ऐड हो जाती है बेटा, और वो ऐड क्या हो जाती है? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि ये चीज़ बनी है तो बेटा इसने एम्प्लॉयमेंट दी है नेशन में। और ये चीज़ देखो ना, इसको थोड़ा सा शांति से पढ़ो, इसका मीनिंग क्या क्लियर हो रहा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाई कितनी, अब किसने यूज़ की इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बनाई कितनी, तो बनाई पूरी 500 थी। चलिए, अगर बेटा हम लोग सेल की बात करें तो सेल बेसिकली दो तरह की होती है बेटा। एक तो आप इन्हीं चेयर्स में से कंट्री के अंदर सेल करते हैं। अगर कंट्री के अंदर सेल करते हैं तो उसको हम लोग बेसिकली डोमेस्टिक सेल बोलते हैं। और अगर कंट्री से बाहर सेल करते हो तो वैसे तो उसको इंटरनेशनल सेल बोलते हैं, इंटरनेशनल सेल है ये। लेकिन इसके लिए हम लोग अलग से एक टर्म यूज़ कर लेते हैं और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। अगर बेटा यहाँ से मैं एक फॉर्मूला भी बनाऊँ तो फॉर्मूला ये बनता है कि सेल इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल प्लस में एक्सपोर्ट। आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो बेटा ध्यान से समझिए, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे कभी भी एक्सपोर्ट वर्ड यूज़ नहीं होता। पूरी अकाउंटेंसी में ये वर्ड मिसिंग है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट को कहाँ जहाँ मर्जी बेचे वो उसको सेल ही बोलती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो गवर्नमेंट है बेटा जो चेक करती है कि एक्सपोर्ट कितना हुआ और इम्पोर्ट कितना हुआ। कंपनीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो प्रोडक्ट को सेल करने से मतलब है। इसीलिए वो अलग अलग वर्ड्स यूज़ नहीं करते, वो बेसिकली एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, सेल। हमने सेल कितना किया, फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पे सेल किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो दोबारा से सोचिए कि सेल इज इक्वल टू होता है बेटा डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। अब समझने लायक जो चीज़ है बेटा उसे ध्यान से समझना। अगर किसी न्यूमेरिकल में बेटा सिर्फ सेल दे रखा है और नीचे एक्सपोर्ट भी दे रखा है तो हमें इसे कंसीडर करना है और इसे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब ये माइनस का साइन नहीं है बेटा, ये तो सिंबल है, कभी इसको आप माइनस का साइन मान लें। क्यों? अब देखो दोबारा से नीचे देखो, ऐसा क्यों किया मैंने? बेटा सेल में तो एक्सपोर्ट पहले से ही ऐड हो रखा होता है, कंपनी की सेल में एक्सपोर्ट पहले से ही एडिड होते हैं। अगर यहाँ पे आप एक्सपोर्ट को अलग से ऐड कर लोगे तो इसकी डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो इसीलिए आपको इसको इग्नोर करना ही पड़ेगा, सिर्फ इसे कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, ये मैं ए केस मान रहा था, केस 1 था ये, अगर मैं केस बी की बात कर लूँ तो केस बी क्या कह रहा है कि अगर वर्ड लिखा हो किसी न्यूमेरिकल में डोमेस्टिक सेल और साथ में एक्सपोर्ट दे रखा हो तो गेम जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों ही कंसिडर होंगे, क्योंकि दोनों को मिला के ही सेल बनती है। क्योंकि यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, अगर साइड में लिखना चाहते हो तो सेल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डोमेस्टिक सेल और प्लस में एक्सपोर्ट्स। मैंने कहा है बेटा अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ रहे हैं इस मेथड का, ये इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, क्योंकि इसमें एक दो टर्म्स ज़्यादा आ जाती हैं। हालांकि बोर्ड में ये न्यूमेरिकल्स कम आते हैं बेटा, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं
कि बोर्ड अब इनको आगे आगे बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने वाला है फाइनल एग्ज़ाम्स में, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहें। अगर बेटा एक बात सोचो, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि अनसोल्ड गुड्स विद प्रोड्यूसर? क्या क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड गुड्स ही नहीं होता जो प्रोड्यूसर के पास लास्ट में बचा रह गया है? बात तो वही है, उसी को तो क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। लेकिन वो बना तो है, हमें तो ये देखना है ना बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ना दे रखा हो और बोला हुआ हो वहाँ पे कि अनसोल्ड गुड्स विद प्रोड्यूसर, इसका मतलब वो वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट है, क्योंकि वो बनाया तो है ही आपने, और हमें तो ये देखना है वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाया कितना। चलिए, अच्छा बेटा, अभी तक तो हमने फर्स्ट पॉइंट को क्लियर किया है जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, या फिर इसको कंजम्पशन भी बोलते हैं। इज इक्वल टू, अभी तक हमने पढ़ा था बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। चल, अब बेटा सेम चीजें इसमें भी समझने लायक हैं, सेम की सेम है। देखो बेटा, अगर इंटरमीडिएट के बारे में बात करें तो हमने एक वर्ड लिखा है ऊपर परचेज। परचेज के साथ साथ इंपोर्ट भी तो बोला जा सकता है बेटा। परचेज भी दो ही तरह का होता है, डोमेस्टिक परचेज, इंटरनेशनल परचेज। इंटरनेशनल परचेज को ही इंपोर्ट बोलते हैं। तो जो रूल उसके लिए अप्लाई हुआ है वही रूल इसके लिए भी अप्लाई होगा। जैसे वहां पे लिखा था अब वैसे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। इस पे भी वही केस बनेंगे। केस ए क्या कहता है कि अगर सिर्फ परचेज दे रखा हो तो इसको कंसिडर करना है, और अगर परचेज के साथ इंपोर्ट भी दे रखा हो तो इसको हमें इग्नोर करना है। ऐसे ही केस नंबर बी वो क्या कहता है कि अगर डोमेस्टिक परचेज लिख रखा हो और साथ के साथ इंपोर्ट दे रखा हो तो फिर आपको दोनों को कंसिडर करना है, मतलब दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि सेल जैसा ही है परचेज, उससे अलग इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो ये वर्ड है बेटा रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल को थोड़ा सा एडवांस तरीके से लिखा जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं। वो चीज़ें बेटा जो अपनी आइडेंटिटी लूज़ करती हैं और जो मतलब मेन प्रोडक्शन से उसका कोई लिंक नहीं होता, मतलब सेकेंडरी रोल प्ले करती हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में अगर मैं बात करूं तो जैसे बेटा अगर वो फ्यूल वगैरह दे कहीं पे किसी न्यूमेरिकल में, तो ये जो फ्यूल होता है ये रॉ मटेरियल ही होता है, इसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। बस ये होगा कि आपको बीच बीच में ना कहीं पे कुछ इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जाम्पल दिए मिल जाएंगे, तो उन एग्जाम्पल्स को आपको डायरेक्ट पिक करना होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बेटा कंज्यूम हो जाती है, फ्यूल भी कंज्यूम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स ही होती हैं। जैसे अगर मैं पावर बोलूँ तो पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक ही तरीके की चीज़ें हो गई। टेलीफोन का बिल बोलूँ तो ये सब इंटरमीडिएट है बेटा। अगर मैं आपको फ़ोन का अगर मैं बिल की बात करूँ तो ये भी चीज़ें सारी इंटरमीडिएट हैं।
तो कई बारी किसी किसी न्यूमेरिकल में बेटा इंटरमीडिएट गुड्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखा होता है, आपको बस उन चीज़ों को समझना है और उनको करना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इस मेथड में, बस यही कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे कि आपका आ गया फ्यूल आ गया, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ गया, या आपका पावर आ गया, या कोई छोटे मोटे जैसे भी कोई एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स में ही। बस इन्हीं को रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो कई बार ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में थोड़ा सा एक्सटेंड करके आ जाती हैं चीज़ें, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन बेटा एक चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ आप नोट कर लेना कि अगर परचेज ऑफ मशीन दे रखा है या प्लांट दे रखा है, तो इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा बेटा। क्यों इग्नोर करना पड़ेगा? क्योंकि ये कैपिटल गुड्स होती हैं और हमें इंटरमीडिएट की बात करनी है बेटा, कैपिटल्स की नहीं। ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करती हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। उसके बाद थर्ड स्टेप तो वही है बेटा कि GDP MP इज इक्वल टू वैसे ही बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन को। उसमें चेंज नहीं होता बेटा, बस दो चार बेसिक सी चीज़ें हैं कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, सेल से रिलेटेड 2 पॉइंट्स बन जाते हैं। अगर सिर्फ सेल दे रखी है तो उसमें ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऐड होता है, तो सिर्फ सेल को कंसिडर करो, इसको नहीं। अगर डोमेस्टिक सेल लिख दिया इसका मतलब ये इंटरनेशनल सेल है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा ही परचेज से रिलेटेड था। मैंने कहा था बेटा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर कोई चीज़ बनाई है और खुद यूज़ कर ली है, लेकिन बनाई तो है, हम तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देख रहे हैं, बनाया कितना, तो उसको भी आपको ऐड ही करना पड़ेगा। ऐसे ही ये सारी चीज़ें हो गई बेटा। इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अनसोल्ड गुड्स, इसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, तो वो भी इसमें काउंट होंगी। ऐसे ही सेकंड में है इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें भी वही बातें हैं बेटा, परचेज सेल की तरह ही है, परचेज भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डोमेस्टिक परचेज प्लस में इम्पोर्ट्स, तो उसी तरीके का सारा फंक्शनिंग है। चलिए बेटा मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।